हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? गुड। बच्चों, मैं सीए संतोष पांडे आप लोगों की अकाउंट्स की क्लास 11 की वीडियोस आपके लिए बना रहा हूं बच्चों। अभी तक हम 4 चैप्टर्स की वीडियोस हम बना चुके हैं। आशा करता हूं कि आप बच्चों ने उसको देखा होगा, उससे आपको बेनिफिट हुआ होगा। ठीक है बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप मेरे साथ साथ नोटिंग करते हैं अपने रजिस्टर में, और उसको आप बार बार रिवाइज भी करते होंगे, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। ठीक है बच्चों, आज हम अपना क्लास 11 का 5वां चैप्टर शुरू करेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन। बच्चे, 5वें चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन से ही हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन शुरू होगा। अकाउंट्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। अब आज से प्रैक्टिकल सवालों की हम चर्चा करेंगे, लेकिन ध्यान रखें जो पिछले 4 चैप्टर हमने करे हैं बच्चों, वो थ्योरी बेस्ड है। जब तक आपको थ्योरी पता नहीं होगी, बेसिक कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा, तब तक सवाल ना तो आप कर पाएंगे, और अगर कर भी लिया तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो थ्योरी वाले चैप्टर्स हैं, 4 चैप्टर्स, उनको आप अच्छे से ज़रूर पढ़ें। ठीक है, और अब आज से हम प्रैक्टिकल वाला पोर्शन अपना स्टार्ट कर रहे हैं। तो सभी बच्चे नोटबुक निकाल लें और मेरे साथ साथ अपना काम करना शुरू करें। ठीक है बच्चों? हाँ जी सर, ठीक है। चलिए, तो चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन। चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन की बच्चों आज हम चर्चा करेंगे। चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन। बच्चे, क्या है अकाउंटिंग इक्वेशन? नाम से ही पता चल रहा है कि कोई इक्वेशन है। मैथ में होती है ना इक्वेशन, मैथ में तरह तरह की इक्वेशंस आपने देखी होंगी ना, तो ये भी वैसा ही एक इक्वेशन है, लेकिन ये अकाउंटिंग से रिलेटेड है, ये अकाउंटिंग से संबंधित कोई इक्वेशन है। तो बच्चे, क्या है अकाउंटिंग इक्वेशन? अकाउंटिंग इक्वेशन मीन्स, सभी बच्चे मेरे साथ साथ लिखें, मीन्स ए मैथमेटिकल, ये क्या है बच्चे? एक ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इज ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन which shows that assets and liabilities, which shows that assets and liabilities of a firm, of a enterprise, of a business, है ना, of an organization, all are the same thing. Assets and liabilities of a firm are always equal. Accounting equation means a mathematical expression which shows that assets and liabilities of a firms are always equal. ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, मतलब गणित के रूप में लिखने का एक तरीका है, जो ये बताता है कि किसी भी फर्म की जो एसेट्स होती हैं और जो लायबिलिटीज़ होती हैं बच्चे, वो हमेशा इक्वल होती हैं। ये बच्चे अकाउंटिंग इक्वेशन जो है, ये बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम। ये बच्चे
डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड होती है अकाउंटिंग इक्वेशन। डबल एंट्री सिस्टम को आप डुअल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग भी कह देते हैं। डबल एंट्री मतलब हर ट्रांजैक्शन के दोहरे प्रभाव होंगे, दो जगह उसकी रिकॉर्डिंग होगी, डुअल एस्पेक्ट, जिसको कई बारी आप कहते हैं वन एस्पेक्ट इज डेबिट और अदर एस्पेक्ट इज क्रेडिट। ठीक है ना। तो दो एस्पेक्ट कौन से हैं, एक को हम डेबिट बोलते हैं और एक को हम क्रेडिट बोलते हैं। अब बच्चों जो डेबिट और क्रेडिट है, दो बातें हैं, यानी ये दो एस्पेक्ट हैं, दो पहलू हैं। ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे ध्यान रखना है कि क्या ध्यान रखना है बच्चे यहाँ पे कि डेबिट एंड क्रेडिट आर ऑलवेज इक्वल। ये एक बहुत मेन बात है। दो एस्पेक्ट होंगे, दो पहलू होंगे, दो नज़रिए होंगे किसी भी ट्रांजैक्शन को देखने के लिए, एक को डेबिट बोलेंगे, एक को क्रेडिट बोलेंगे। और हमेशा जो डेबिट और क्रेडिट होगा वो हमेशा बराबर होगा। ठीक है। इसी डेबिट और क्रेडिट दोनों हमेशा बराबर होंगे, डबल एंट्री कॉन्सेप्ट या डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, इसी पे ही बेस्ड है अकाउंटिंग इक्वेशन। आपको याद होगा कि हमने पिछले वीडियोस में एक बात करी थी, अगर आपको याद होगा, कि जो एसेट्स होती हैं फर्म की, वो हमेशा फर्म की इक्विटीज के बराबर होती हैं। याद है, कभी हमने बात करी थी, जो एसेट्स है, जो इक्विटीज है, वो हमेशा बराबर होती हैं। बच्चों हमने बात करी थी कि जो एसेट्स होते हैं वो बराबर होते हैं इक्विटीज के, लेकिन ये इक्विटीज दो प्रकार की हो सकती हैं। आपको पता है, एक ओनर्स क्लेम, जिसको आप कैपिटल बोलते थे, और आउटसाइडर्स क्लेम, जिसे आप लायबिलिटीज बोलते थे। हम कह सकते हैं कि एसेट्स जो होती है वो हमेशा बराबर होगी ओनर्स क्लेम यानी कि कैपिटल के, और आउटसाइडर्स क्लेम यानी कि लायबिलिटीज के। ये तीनों बातें एक ही हैं, एसेट्स इक्वल टू इक्विटीज, या एसेट्स इक्वल टू ओनर्स क्लेम प्लस आउटसाइडर्स क्लेम, या एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। इन सब बातों का मतलब बच्चे एक ही है। कई बारी इसको ऐसे भी बोल देते हैं कि जो टोटल एसेट्स होगी फर्म की वो हमेशा बराबर होगी टोटल क्लेम्स के। मतलब जितना एसेट्स है फर्म का, उतना ही फर्म के ऊपर एक प्रकार का क्लेम है, एक प्रकार का कर्जा है, एक प्रकार की देनदारी है, कि उतना ही फर्म को किसी को लौटाना भी है। तो ऑल these equations, all these mathematical expressions are the same, they have same meaning। ज़्यादातर इसको हम इस प्रकार से लिखा करते हैं, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ठीक है ना, बाकी बात एक ही है। अगर आप इसी इक्वेशन से चाहें तो एसेट्स तो आपको पता है कि कैपिटल प्लस लायबिलिटीज होता है। अब अगर मान लो यहीं पे आप कैपिटल निकालना चाहें तो एसेट्स माइनस
लाइबिलिटीज हो जाएगा, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज हो जाएगा, है ना। ये तो मैथमेटिकल इधर उधर करके, या अगर आप लाइबिलिटीज निकालना चाहें तो बच्चे बताओ, लाइबिलिटीज निकालना है तो क्या होगा, एसेट्स माइनस कैपिटल हो जाएगा, एसेट्स माइनस कैपिटल हो जाएगा। तो ये सब बातें एक ही हैं, बस इनको लिखने के तरीके अलग अलग हैं। इन सब बातों का क्या मीनिंग निकल के आता है, इसका मतलब ये निकल के आता है बच्चों कि जब भी बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन होती है, कोई लेन देन होता है, तो हमेशा उसके दो पहलू होते हैं। जैसे कि एक फर्म है, उसने अपने गुड्स बेचे, गुड्स का मतलब जिस चीज़ में वो फर्म डील करती है, जो उसका मेन काम है, जो चीज़ बेचती खरीदती है वो रेगुलर बेसिस पे, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में। तो अगर किसी फर्म ने मोबाइल बेचा, मान लो एक मोबाइल शॉप वाला है, मोबाइल उसने अगर बेचा तो सेल ऑफ मोबाइल, मान लो उसने कैश बेचा, मोबाइल सोल्ड फॉर ₹10,000। तो यहाँ पे दो बातें हैं, एक तो मोबाइल जा रहा है, ठीक है ना, और एक कैश आ रहा है, ठीक है ना। तो दो एस्पेक्ट हो गए, एक जाना मोबाइल का और एक कैश का आना, ठीक है। या किसी फर्म ने मशीन खरीदी, मशीन परचेज फॉर ₹1 लाख, तो यहाँ पे भी दो घटनाएं हैं, एक तो मशीन आ रही है और कैश जा रहा है, तो दो एस्पेक्ट है। या किसी ने, या फर्म ने उधार माल खरीदा, परचेज किया, गुड्स परचेज करे, गुड्स परचेज फॉर कैश, तो सामान गुड्स आया और कैश गया। अगर मान लो क्रेडिट परचेज किया तो गुड्स क्रेडिट परचेज किया, उधार परचेज किया, मतलब सामान आया लेकिन पैसे नहीं गए। तो अगर हमने क्रेडिट परचेज किया है तो परचेज मतलब गुड्स आए और हमारा कैश नहीं गया, लेकिन बच्चे कल को हमें उस पैसे को देना है, तो दूसरी तरफ हमारे ऊपर एक लायबिलिटी आ गई जिसको हम क्रेडिटर का नाम देते हैं। तो परचेज किया तो गुड्स आया, दूसरी तरफ क्या हुआ, क्रेडिटर एक लायबिलिटी भी हमारी तैयार हो गई, खड़ी हो गई। तो हमेशा दो एस्पेक्ट होंगे। अब ये दो बातें हो रही हैं, इन्हीं दोनों बातों में किसी को हम डेबिट बोलेंगे और किसी को हम क्रेडिट बोलेंगे। जो दो दो बातें हैं इन सारी ट्रांजैक्शंस में, इसमें किसी को हम डेबिट बोलेंगे, किसी को हम क्रेडिट बोलेंगे। किसे डेबिट बोलेंगे, किसे क्रेडिट बोलेंगे, ये हम अगले चैप्टर्स में सीखेंगे, आज नहीं। आज तो बस इतना ही सीखना है कि हाँ, हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, जिसको एक को हम डेबिट, एक को क्रेडिट कहते हैं। और फर्म का जो एसेट्स होता है वो हमेशा इक्विटी के बराबर होता है, यानी कि जो एसेट्स होती हैं वो हमेशा कैपिटल लायबिलिटीज़ के बराबर होती हैं, ठीक है ना। अब ये तो अकाउंटिंग इक्वेशन का मीनिंग हो गया। अब इस पे प्रैक्टिकल सवाल बच्चे हमें बनते हैं, तो प्रैक्टिकल सवाल जो बनते हैं वो किस प्रकार के सवाल बन सकते हैं, उसकी मैं आपको यहाँ पे कुछ बातें कराने वाला हूँ। तो सभी बच्चे फटाफट से आएँ, इतना आप कॉपी कर लें और इसके बाद फिर हम काम करना शुरू करते हैं। फटाफट से पहले आप इसे एक बारी कॉपी करें, फिर हम आगे चलें फास्ट। ठीक है बच्चों, हाँ जी सर, हमने इसे कॉपी कर लिया। अब ठीक है बच्चे, अब हम इस पे बेस्ड कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखेंगे, किस प्रकार से ये हमें क्वेश्चन के रूप में सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये प्रैक्टिकल सवाल हमारा यहाँ से लगभग शुरू हो रहा है। तो हम कुछ ट्रांजैक्शंस लेंगे और उसको फिर हम अकाउंटिंग इक्वेशन के रूप में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर हमारा 1 है। तो अगर यहाँ पे हम बच्चे अपने एग्जाम्पल नंबर 1 की अगर हम बात करें, तो आइए ज़रा अकाउंटिंग नंबर हम 1 की यहाँ पे बात करते हैं। बहुत ध्यान से सुनना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन वी आर गोइंग टू डू राइट नाउ, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे बच्चे बात आती है प्रिपेयर
अकाउंटिंग इक्वेशन, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन हमें बनानी है। कुछ ट्रांजैक्शंस हमें दे करके रखी हैं। तो पहली ट्रांजैक्शंस क्या है? राम कमेंस्ड बिजनेस। कमेंस का मतलब होता है शुरू करना। राम कमेंस्ड बिजनेस, राम कमेंस्ड, कमेंस मतलब स्टार्ट करना। राम कमेंस्ड बिजनेस विद रुपीज़ 1,00,000। 1,00,000 रुपया राम ने लगाया और अपना बिजनेस स्टार्ट करा। ये पहली घटना हुई। भाई पहले पहले क्या होता है बिजनेस में, जो ओनर होता है, जो प्रोप्राइटर होता है, वो पैसा लगाता है, बिजनेस स्टार्ट करता है। तो वही हुआ, राम स्टार्टेड बिजनेस कितने पैसे से? 1,00,000 रुपए से। अब बच्चे फिर क्या हुआ? परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश रुपीज 40,000। 40,000 रुपए का फर्म ने फर्नीचर खरीदा। तो फटाफट से सभी बच्चे, थोड़ा बड़ा कर दूं आपको अच्छा अच्छा दिखेगा, है ना? जल्दी जल्दी कॉपी करें। फिर क्या हुआ बच्चे? परचेज गुड्स फ्रॉम अमित ऑन क्रेडिट। उधार कुछ खरीदा है। तो जो उधार खरीदा है वो कितने का खरीदा है? सपोज 20,000 रुपये का। गुड्स का मतलब जिसमें वो डील करता है। फिर बच्चे सोल्ड गुड्स फॉर कैश। सोल्ड गुड्स फॉर कैश। कितने का कैश में हमने सामान बेचा? 10,000 रुपये का। और यहीं पे ब्रैकेट में लिखना है कॉस्टिंग रुपीज 8,000, मतलब 8,000 रुपये का जो सामान था उसको हमने 10,000 रुपये का बेच दिया। ठीक है बच्चों? हाँ जी। इसके बाद पेड टू अमित। ये जो अमित था जिससे हमने क्रेडिट पे खरीदा, पेड टू अमित रुपीज 5,000। 5,000 रुपये हमने अमित को दिए। ठीक है बच्चों? उसके बाद कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। हमें एडवांस में कमीशन मिला। एडवांस में जो हमें कमीशन मिला वो कितना मिला? रुपीज 4,000। नेक्स्ट एंट्री है बच्चे हमारी यहाँ पे डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर एट 10%। 10% फर्नीचर हमारा डेप्रिशिएट हो गया। नेक्स्ट एंट्री है बच्चे हमारा गुड्स सोल्ड फॉर रुपीज 20,000। ब्रैकेट में लिखें कॉस्टिंग रुपीज 15,000 आउट ऑफ विच रुपीज 10,000 रिसीव्ड इन कैश। ठीक है बच्चों? तो ये कुछ एंट्रियां हैं जिसकी हम यहाँ पे कुछ बात करने वाले हैं। तो सभी बच्चे फटाफट से इतना कॉपी कर लें
आशा करता हूं कि आपने कॉपी कर लिया होगा। अब अगर आप चाहें तो पहले मैं इसको करता हूं सवाल को, आप पहले देख लें, बाद में आप वीडियो चला करके दोबारा आप इसका आंसर लिख लीजिएगा। ठीक है बच्चे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप पहले एक सवाल समझ लें। अगर एक सवाल आपने समझ लिया तो फिर तो सारे सवाल आप कर पाएंगे। ठीक है ना, तो इसको आप जो है, क्योंकि पहला सवाल है तो आप इसे मेरे साथ साथ आंसर ना लिखें, आप पहले इसे देखें कि इसे करते कैसे। ठीक है बच्चों, तो आप इसे बस अब देखिए ज़रा 10 मिनट मेरे साथ साथ। ठीक है ना, तो अब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे यहाँ पे। पहले आप इसे देख लें। तो बच्चों यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, बहुत ध्यान से सभी बच्चे देखें। यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। बच्चे थोड़ा सा इसका जो फॉर्मेट होता है वो थोड़ा सा बच्चे बड़ा होगा, इसलिए मैं इस पूरे पेज को ही ले लूँगा जिससे कि थोड़ा साफ साफ रहे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल आप अपने रजिस्टर को रख लें जिससे कि आपके लिए साफ सुथरा रहे। ठीक है ना, थोड़ा सा इसका बड़ा फॉर्मेट बनाते हैं, बनता भी है बड़ा। ठीक है ना, तो चिंता की बात नहीं है। पहला कॉलम और ये दूसरा कॉलम, बस बात खत्म। पहले कॉलम को तो हमारा है सीरियल नंबर, दूसरा है ट्रांजैक्शंस। अब मेन बात यहाँ पे है, यहाँ पे बच्चों एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है ना, मेन मामला यहाँ से शुरू होगा। तो नाउ लिसन केयरफुली। यहाँ पे बच्चे हम लिखेंगे, चाहो तो आप 2 कॉलम बना लो। चलो 2 कॉलम बना लेते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ये 2 कॉलम हमने बना लिया, 2 रोज बना ली। यहाँ पे हमने लिखा एसेट्स और यहाँ पे इक्वल टू करके हमने लिखा लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है ना, दिस इज द फॉर्मेट। अब बच्चों फॉर्मेट कोई बहुत मुश्किल नहीं है, सिंपल सा फॉर्मेट। मेन काम जो है बच्चे वो अब है, अब ध्यान से सुनना। राम कमेंस्ड बिजनेस विद 1 लाख रुपीज़। अब नाउ लिसन केयरफुली बच्चों, पहले आप देख लें। तो फर्स्ट पॉइंट, राम कमेंस्ड बिजनेस, राम ने बिजनेस स्टार्ट करा। अब बच्चों जब राम ने 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट करा तो अब लिसन केयरफुली, अब 1 लाख रुपए का बिजनेस में क्या आया? कैश। 1 लाख रुपए का बिजनेस में क्या आया बच्चों? कैश। और कैश क्या होता है? एसेट, है ना। तो 1 लाख रुपए का बिजनेस में क्या आया? कैश। और 1 लाख रुपए ही, 1 लाख रुपए ही बिजनेस की क्या हो गई है? कैपिटल। मतलब 1 लाख रुपया बिजनेस को कल को ओनर को लौटाना पड़ेगा। ये ओनर्स क्लेम है, कैपिटल है। और ये 1 लाख रुपए फर्म में कैश आया है। तो ये एसेट 1 लाख बराबर टोटल क्लेम, जो कि यहाँ पे ओनर्स क्लेम के रूप में है। तो ये एसेट्स इक्वल टू दिस विल ऑलवेज इक्वल टू दिस टू। ठीक है ना। अभी पहला ट्रांजैक्शन हमारा हुआ है, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, हमने फर्नीचर खरीदा 40,000 रुपए का और कैश में खरीदा। बच्चों अब लिसन केयरफुली, पॉइंट नंबर 2, फर्नीचर परचेज्ड, कैश में खरीदा है
40,000 रुपये का फर्नीचर हमने कैश में खरीदा है। अब सुनना बच्चे, जब 40,000 का फर्नीचर खरीदा तो जो 1,00,000 रुपये थे इसमें से 40,000 रुपये तो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। 40,000 रुपये तो चले जाएंगे, है ना। लेकिन बच्चे साथ में ही यहाँ पे फर्नीचर भी 40,000 रुपये का आ जाएगा। नाउ लिसन केयरफुली, फर्नीचर और कैश दोनों ही एसेट हैं, तो कैश वाली एसेट 40,000 रुपये हमने पे कर दिया तो वो कम हो गई 40,000, तो हम उसे माइनस में दिखाते हैं, और फर्नीचर हमारा बढ़ गया तो उसे हम प्लस में दिखाते हैं। अब बच्चे जब ये ट्रांजैक्शन हुई तो ध्यान दीजिएगा, अब बच्चे यहाँ पे हम इसका टोटल करते हैं। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि अब जो नई इक्वेशन बनी वो क्या बनी। कई बार यहाँ हम लिख भी देते हैं, कई बार हम यहाँ पे लिख भी देते हैं कि अब क्या इक्वेशन बनी। तो अब बताना, कैश 1,00,000 में से 40 चला गया तो कितना बचा, 60,000, और आपके पास फर्नीचर कितने का आ गया है, 40,000। तो ये दोनों एसेट 1,00,000, और यहाँ पे तो कोई फ़र्क पड़ा ही नहीं कैपिटल में, उधर तो कोई छेड़खानी हुई नहीं, तो 1,00,000 ही अभी भी एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। तो अभी भी जो ये इक्वेशन थी हमारी कि एसेट्स हमेशा बराबर होगी कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ के, या टोटल एसेट्स हमेशा टोटल क्लेम के बराबर होगी, ये तो एक ही बात को कहने के अलग अलग तरीके हैं, ये अभी भी क्या है, सही है, ठीक है ना। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 3, परचेज गुड्स फ्रॉम अमित ऑन क्रेडिट। अमित से उधार सामान खरीदा, तो ये पॉइंट नंबर 3 है। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, तो जब क्रेडिट उधार हमने सामान खरीदा 20,000 का, तो 20,000 का जब हमने बच्चे सामान खरीदा, तो अब ध्यान से देखना, अब यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे हमारे पास स्टॉक, यहाँ पे हमारे पास स्टॉक 20,000 रुपये का, 20,000 रुपये का स्टॉक हमारे पास बढ़ जाएगा। स्टॉक मतलब गुड्स, 20 गुड्स क्या होता है, एसेट्स, स्टॉक, गुड्स का स्टॉक जितना है हमारे पास गुड्स पहले रहा होगा उसमें 20,000 रुपये का स्टॉक बढ़ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि गुड्स हमने खरीदा है। अब बच्चों चूंकि क्रेडिट पे खरीदा है, पैसे तो दिए नहीं, तो अब बच्चे यहाँ पे लायबिलिटी वाली साइड में यहाँ पे क्रेडिटर बढ़ जाएगा, कितने से, 20,000 रुपये से। ध्यान दीजिएगा, एक तरफ स्टॉक बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रही है, और दूसरी तरफ क्रेडिटर के रूप में, क्योंकि जिससे हम उधार खरीद के लाते हैं उसको हम क्रेडिटर बोलते हैं, तो लायबिलिटीज़ के रूप में क्रेडिटर बढ़ रहा है, यानी कि आउटसाइडर्स क्लेम भी बढ़ रहा है। और अब इस ट्रांजैक्शन के बाद, हर ट्रांजैक्शन के बाद बच्चे हमें दोबारा से एक नई इक्वेशन बनानी पड़ती है। तो यहाँ पे फिर हमारी आ जाती है न्यू इक्वेशन। अब फिर आप देखें तो कैश आपके पास कितना है, 60,000, उसमें तो कुछ बदलाव हुआ नहीं था। आपके पास फर्नीचर कितना है, 40,000। आपके पास अभी स्टॉक कितना आ गया है, 20,000, इक्वल टू 20,000 का आपके पास क्रेडिटर भी आ चुका है, और आपके पास यहाँ पे बच्चे 1,00,000 की कैपिटल तो है ही है। तो ये देखें 60 और 40, 1,00,000 और ये 20, 1,20,000 और ये भी 1,20,000। अभी भी ये जो हमारा एक्सप्रेशन है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, अभी भी ये सही है, ठीक है बच्चों, समझ आ रही ना बात। पहले आप एक सवाल को देख लें अच्छे से। फिर चौथा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। हमने कैश में नगद सामान बेचा, कितने का, 10,000 का, लेकिन था वो कितने का, 8,000 का, मतलब 8,000 का जो हमने सामान खरीदा था उसको हमने 10,000 का बेच दिया। अब ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट को, तो ये पॉइंट नंबर 4 है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। कैश में हमने सामान बेचा, तो कितने में हमने सामान बेचा, 10,000 में सामान हमने बेचा, तो 10,000 में कैश बेचा। तो ध्यान से बच्चों, 10,000 हमारा कैश इंक्रीज हो जाएगा, है ना, लेकिन दूसरी तरफ स्टॉक हमारा कम हो जाएगा।
और स्टॉक जो कम होगा वो 10,000 का नहीं होगा कम। स्टॉक कम कितने का होगा? 8,000 का। स्टॉक कितने का कम होगा? 8,000 का। ध्यान दीजिएगा बच्चे, क्योंकि सामान जो बेचा है वो 8,000 का था, तो सामान में से कमी कितनी होगी? 8,000। समझ आई बात? बात समझ आ रही है ना? हाँ जी। लेकिन बच्चे 8,000 का सामान 10,000 में बेच दिया, तो 2,000 का हो गया प्रॉफिट। अब जो 2,000 का प्रॉफिट हो गया बच्चे, तो जो प्रॉफिट होता है उससे मालिक का ही तो फायदा होगा ना, ओनर का ही फायदा होगा जो प्रॉफिट होगा। तो मालिक की जो कैपिटल होगी उसमें बच्चे 2,000 रुपये ऐड हो जाएंगे। और अगर लॉस होता कहीं कि 8,000 का सामान 6,000 में बेच दिया तो 2,000 का लॉस हो जाता, तो लॉस क्या करता? वो भी मालिक का ही नुकसान था, तो यहाँ पे हम 2,000 रुपये लेस कर देते। प्रॉफिट में बेच रहे हैं तो जितना प्रॉफिट है वो यहाँ ऐड हो जाएगा, लॉस में बेच रहे हैं जितना लॉस है वो यहाँ पे घट जाएगा। प्रॉफिट ऐड, लॉस लेस। कहाँ? कैपिटल में, क्योंकि कैपिटल मालिक की है और नफ़ा और नुकसान भी मालिक का ही, प्रॉफिट एंड लॉस भी मालिक का ही है। तो इस एंट्री को आपने अच्छे से समझा, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। अब मुझे बताएं कि न्यू इक्वेशन क्या आई? न्यू इक्वेशन क्या आई? तो 60 में 10,000 और आ गया, 70,000। 40,000 का फर्नीचर था आपके पास, 20 में से 8 का चला गया स्टॉक, तो कितने का बचा है? 12,000 का। ये 20,000 के क्रेडिटर तो हैं ही हैं, और ये कितना हो गया? 1,02,000। अब ज़रा देखें, 1,22,000 हो गया है ना, और ये कितना हो गया? 1,10,000 और 12, 1,22,000। हमेशा बच्चे ये इक्वेशन बनी इस प्रकार से है कि हमेशा ये एसेट्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू द लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, अगर कहीं कोई गड़बड़ नहीं करी तो। ठीक है सर। अब बच्चों जो 5वीं एंट्री है हमारी, बताओ 5वीं एंट्री क्या है? पेड टू अमित। अमित को हमने पे करा 5,000। ये अमित कौन है? ये अमित ये वाला व्यक्ति है जिससे हमने 20,000 का उधार सामान खरीदा था, जिससे उधार सामान 20,000 का खरीदा था, वही अमित को हमने आज 5,000 रुपये दे दिए। तो पेड टू अमित, अमित कौन है? हमारा क्रेडिटर है ना, है ना। तो अमित को कितने पैसे दिए हमने? 5,000। तो 5,000 रुपये हमने दिए, तो हमारा कैश 5,000 से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। भाई पैसे दे रहे हैं तो कैश जा रहा होगा, है ना। लेकिन दूसरी तरफ बच्चे क्या हो रहा होगा, ये जो जिसे क्रेडिटर को, अमित को जो 20,000 रुपये देने थे, तो अब 5,000 रुपये हमने उसे दे दिए, तो अब 5,000 रुपये से हमारा क्रेडिटर भी कम हो जाएगा। और अब क्या होगा? नई इक्वेशन क्या होगी बच्चे? अब नई इक्वेशन में कैश बचेगा 65, फर्नीचर तो 40 का ही है, स्टॉक को 12 ही रखेंगे क्योंकि उसमें तो कोई चेंज हुआ नहीं है। हाँ, अब क्रेडिटर सिर्फ 15,000 रुपये के बचे हैं, और कैपिटल में तो कोई छेड़खानी 1,02,000 का ये था, इसमें तो कोई हमने छेड़खानी करी नहीं। ठीक है बच्चों, तो दिस विल बी द न्यू इक्वेशन। नाउ पॉइंट नंबर 6, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। पिछला वीडियो अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें ये सब बातें थी, है ना, रिसीव्ड वगैरह, एडवांस वगैरह, है ना, एक्रूड इनकम, प्रीपेड एंड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, है ना। तो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस क्या होता है बच्चे? कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस क्या होता है? ये हमारी लाइबिलिटी होती है। ठीक है, तो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, 4,000 रुपये का हमने किसी से कमीशन एडवांस ले लिया, कमाया नहीं अभी, शायद बाद में काम करेंगे उसका, लेकिन कमीशन आज आ गया है। तो कमीशन आज आ गया है ना, तो अब देखना ज़रा, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कमीशन हमने एडवांस में रिसीव करा। तो
तो चूंकि कमीशन रिसीव करा है 4000, तो रिसीव करा है तो कैश हमारा 4000 रुपये से बढ़ जाएगा। और चूंकि अभी हमने ये अर्न नहीं करा है, एडवांस है, ये हमारी लायबिलिटी है, तो बच्चे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम 4000 रुपये से अपनी लायबिलिटी भी बढ़ा देंगे। 4000 रुपये से हमारी लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी, ये लायबिलिटी बढ़ेगी, और ये 4000 रुपये का नाम क्या है वो यहाँ पे रख देंगे कमीशन इन एडवांस, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। ये कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस लायबिलिटी है, अभी हमने कमाया नहीं, एक्रूअल बेसिस हम फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस हमारी लायबिलिटी है। तो लायबिलिटीज़ में एक और चीज़ आ गई, क्रेडिटर तो पहले से थे, एक और नाम से लायबिलिटी आ गई, बढ़ गई, तो 4000 रुपये कमीशन इन एडवांस के रूप में लायबिलिटी बढ़ गई, और दूसरी तरफ कैश तो बढ़ा ही था। तो अब बच्चों देखें, तो अब एक नई इक्वेशन जो हमारे सामने निकल करके आती है, वो क्या निकल करके आती है, न्यू इक्वेशन। तो ये कितना हो जाएगा, 69,000, ये 40,000, ये 12,000, ये 15,000 के क्रेडिटर थे, 4,000 के आपके पास कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस के नाम से, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस है ना, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस के नाम से 4000 रुपये आ गए, और लायबिलिटी और जो कैपिटल है वो तो 1,02,000 रुपये ही रहेगी, उसमें तो कोई चेंज हुआ नहीं है। अब बच्चों जो 7th ट्रांजैक्शन है, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10%। जो फर्नीचर था ना बच्चे, ये जो फर्नीचर खरीदा था ना 40,000, अब जब फर्नीचर को यूज़ करते हैं तो उसकी वैल्यू कम होती है, फॉल करती है। कोई भी चीज़ जब आप यूज़ करते हैं तो उसकी वैल्यू कम होती है, डेप्रिशिएट होती है। फॉल इन वैल्यू ऑफ एसेट इज़ नोन एज डेप्रिशिएशन। तो 10% फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई। तो अगर किसी हमारी चीज़ की वैल्यू कम हो रही है, फर्म की किसी चीज़ की वैल्यू कम हो रही है, तो बताओ वो फर्म के लिए फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? नुकसान हो रहा है। और फ़ायदा हो या नुकसान हो, वो कैपिटल में जोड़ा या घटाया जाता है। क्यों? क्योंकि कैपिटल ओनर की होती है, और ओनर ही फ़ायदा और नुकसान दोनों के लिए उस जिम्मेवार होता है। तो अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10% है। तो बच्चों डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर तो कितना, 10%। तो 40,000 का 10% कितना होता है बताओ ना। अरे 40,000 का ही तो है ना फर्नीचर। तो 40,000 का 10% कितना होता है, 4,000 का हमारा ये फर्नीचर कम हो गया। ये हमारा नुकसान है डेप्रिसिएशन, और चूंकि ये नुकसान है तो ये बच्चे कैपिटल को क्या कर देगा, कम कर देगा। प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होगा, नुकसान कैपिटल में लेस होगा, और ये आपकी आ जाएगी न्यू इक्वेशन। और अब हमारा जो पॉइंट बचता है वो बचता है पॉइंट नंबर 8। और फिर ये हमारा जो सवाल है ये हो जाएगा खत्म। एक पॉइंट और बचा है हमारा। तो अब वो कौन सा पॉइंट है बच्चे जरा बताएं। गुड्स सोल्ड फॉर 20,000, 20,000 का हमने सामान बेचा। अच्छा वो था कितने का, खरीद के हम कितने का लाए थे, 15,000 का, यानी कि 5,000 का हो रहा है प्रॉफिट। ठीक है ना। अच्छा ये जो 20,000 का सामान बेचा है इसमें से 10,000 रुपये हमें मिल गए हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। अब ध्यान से कुछ भी रट्टा नहीं मारना है, समझना है, बस आप मेरी बात ध्यान से सुनो। हमने 20,000 का सामान बेचा है ना, और उसमें से सिर्फ 10,000 रुपये अभी मिले हैं, यानी कि 10,000 का कैश बेचा और 10,000 का उधार बेचा होगा। यही तो बात है ना। तो 20,000 का हमने सामान बेचा, तो जो 20,000 का सामान बेचा
तो 8 पॉइंट गुड्स सोल्ड, तो कितने का सामान बेचा? 20,000 का सामान बेचा, और 20,000 का जो सामान बेचा वो था कितने का? 15,000 का। तो 15,000 रुपये का 15,000 रुपये का, अच्छा पहले न्यू इक्वेशन तो हमने लिखी नहीं, पहले न्यू इक्वेशन लिखो, पहले न्यू इक्वेशन लिखो ना। 69,000, ये कितना हो जाएगा? 36,000, ये कितना हो जाएगा? 12,000, ये 15,000, ये 4,000, और ये कितना हो जाएगा? 98,000, है ना? ठीक है। अब गुड्स सोल्ड, अब गुड्स सोल्ड करा है हमने 20,000 का, लेकिन था वो कितने का? 15 का। तो 15 का था, तो स्टॉक कहाँ है बच्चे? स्टॉक कहाँ है? 12,000 है। तो बच्चे ध्यान रखें, यहाँ पे थोड़ा हमारे पास गुड्स कितने का बचा है? 12,000 का। तो 15,000 का तो नहीं बेच सकते, ध्यान से सुनो, हमारे पास सामान ही कितने का बचा है? सिर्फ 12 का। तो 15 का तो बेचा नहीं होगा। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, ये सामान हम कर लेते हैं 12,000 का। कितने का? पहले आप इसको ठीक करें। 20,000 का जो सामान बेचा है वो था कितने का? 12,000 का था। भाई क्यों? क्योंकि हमारे पास तो बचा ही 12 का है, तो 20 का तो 15 का तो सामान बेच ही नहीं सकते। समझ आ रही है? हाँ जी सर। तो 12 का बेचा, तो जब 12 का सामान था तो स्टॉक 12,000 से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। 15 नहीं हो सकता था क्योंकि था ही 12 का। अरे मेरे पास एक ही पेन है तो क्या 2 पेन बेच दूंगा क्या? नहीं। तो जब सामान ही 12 का है तो 15 का तो नहीं बेच सकता ना। ठीक है सर, समझ आई ना? हाँ जी। तो 12 का तो सामान हमारे पास से कम हो गया, ठीक है ना? अच्छा, अब बच्चे बताओ जरा, 12 का जो सामान बेचा वो तो स्टॉक में से कम कर दिया। अच्छा, बेचा कितने का था? 20 का, और 20 में से आए कितने थे आपके पास? 10,000 रुपये आए आपके पास। तो कैश आपका कितने से बढ़ जाएगा? 10,000 से, क्योंकि 10 तो आपने कैश रिसीव कर लिया, है ना? तो 20 का बेचा था, मिला 10, तो 10,000 रुपये भी नहीं मिला, यानी कि 10,000 क्रेडिट सेल हमने करी होगी। और जब किसी को क्रेडिट सेल हम करते हैं तो उस व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? बोलो बोलो बोलो, डेटर बोलते हैं। तो हम यहाँ एक नया कॉलम बनाएंगे, डेटर। डेटर का मतलब ये हमारी एसेट है, इससे हमें पैसे लेने हैं। कितने पैसे लेने हैं? 20 में बेचा है, 10 मिल गए हैं, तो इससे कितना लेंगे? 10,000। तो यहाँ डेटर में, यहाँ पे डेटर में मैं प्लस करूँगा, कितना? 10,000 रुपये मैं यहाँ पे प्लस करूँगा। डेटर एसेट होता है। तो 20,000 का बेचा तो 10,000 तो मिल गया, तो 10,000 से तो हमारा कैश बढ़ गया, और 10,000 नहीं मिला, बाद में मिलेगा, तो 10,000 से हमारे डेटर बढ़ गए। ठीक है बच्चों? ठीक है। अब बच्चों ध्यान रखना, ध्यान रखना, स्टॉक आपने 12 का पहले ही घटा दिया है। अब बच्चे ध्यान रखो कि 12,000 का सामान आपने 20 में बेचा, तो 8,000 रुपये का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। अरे प्रॉफिट भी तो हुआ ना। तो जो प्रॉफिट हुआ है वो किसको मिलेगा? ओनर को मिलेगा। फायदा हो रहा है। तो कैपिटल में 12 का सामान 20 में बेचा, तो 8,000 का जो प्रॉफिट हो रहा है वो 8,000 का प्रॉफिट बच्चे ऐड हो जाएगा। 8,000 का प्रॉफिट बच्चे यहाँ पे ऐड हो जाएगा। किसमें? किसमें ऐड हो जाएगा 8,000 का प्रॉफिट? 8,000 का प्रॉफिट ऐड हो जाएगा कैपिटल में। अगर लॉस होता तो माइनस कर देते, प्रॉफिट है तो ऐड कर दे रहे हैं। तो देखो इसके 3 इम्प्लीकेशंस आए, 3 जगहों पे इसका असर हुआ। कितने का सामान बेचा था? 12 का, तो स्टॉक जो है 12 से कम हो जाएगा, माइनस। कितने में बेचा था? 20 में। लेकिन 10 का नगद बेचा था तो 10 से कैश बढ़ जाएगा, 10 का उधार बेचा है तो उतने से डेटर बढ़ जाएंगे, दोनों ही एसेट्स ही हैं। लेकिन बच्चे 12 का सामान 20 में बेचा तो 8,000 का आपको अगेन प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट आप कैपिटल में ऐड कर देंगे। अब आपके पास एक नई इक्वेशन निकल करके आ जाएगी, और जो नई इक्वेशन निकल करके आएगी वही आपकी फाइनल इक्वेशन हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा? 79,000
ये कितना हो जाएगा 36,000, ये कितना हो जाएगा 0, स्टॉक खत्म हो गया, खत्म हो गया स्टॉक। डेटर कितने के हो जाएंगे 10,000 के, ये कितने का है क्रेडिटर 15,000 का, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस भी एक लायबिलिटी है, वो भी कितने की है 4,000 की, और ये कितने का है 1,06,000 हो जाएगा। अब आप इसे थोड़ा सा चेक कर लें कि क्या ये ठीक है। इसका टोटल एसेट्स का बराबर होना चाहिए इसके टोटल के लायबिलिटीज़ के। दिख नहीं रहा है, 1 मिनट ठीक करता हूँ। यस, हाँ जी, तो इसका टोटल, ये जो एसेट का टोटल है, ये जो फाइनल इक्वेशन आई है, इसका जो टोटल है ये बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए इनके लायबिलिटीज प्लस कैपिटल की। अगर बराबर है तो इसका मतलब हमने ठीक किया है, अगर बराबर नहीं है तो इसका मतलब कहीं हमने कुछ गड़बड़ कर दी है। तो आओ पहले देख लेते हैं कि बराबर है या नहीं। वैसे सब कुछ ठीक है तो बराबर होना चाहिए। 79,000 प्लस 36,000 प्लस 10,000, तो ये आ रहा है 1,25,000। ये एसेट में 1,25,000 आ रहा है। अब जरा इधर का देख लेते हैं कितना आ रहा है 15,000 प्लस 4,000 प्लस 1,06,000, ये भी बच्चे आ रहा है 1,25,000। तो 1,25,000 1,25,000 1,25,000 1,25,000 एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब यहाँ पे आप कुछ बातों का ध्यान रखें बच्चों। देखो किस बात का ध्यान रखें, जब आप काफ़ी सारे सवालों की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये जो मैंने जगह छोड़ी थी, देखो ना मैंने यहाँ पे ज़्यादा मार्जिन लिया था, याद है, ये देखो यहाँ पे ज़्यादा मार्जिन लिया था, यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन कम लिया था, है ना, क्योंकि मुझे पता था कि कैश है, फर्नीचर है, स्टॉक है, डेटर है, और भी बड़ी सारी चीज़ें यहाँ पे अभी आ सकती थी। और यहाँ पे भी क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, कमीशन रिसीव्ड, कई सारे यहाँ पे लायबिलिटीज़ भी आ सकते थे। कैपिटल में तो चलो एक ही पॉइंट रहेगा, कैपिटल ही। तो जब आप सवाल करेंगे काफ़ी सारे तो आपको पता लग जाएगा कि मार्जिन कितना लेना है, ठीक है ना। तो वो धीरे धीरे 2-4 सवाल प्रैक्टिस करोगे। देखो मैं पहले ही यहाँ पे मैंने पहले कैश लिखा, फिर जगह छोड़ी, फिर फर्नीचर, फिर स्टॉक। अभी भी देखो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे अभी मेरा जगह छूटा हुआ है, अगर एक आधा पॉइंट और होता तो मैं यहाँ पे अभी भी लिख सकता था। समझ आ रही बच्चे बात। तो इस प्रकार से आपका ये फॉर्मेट बनेगा। ये हमने क्या बनाई है, अकाउंटिंग इक्वेशन बनाई है। और अकाउंटिंग इक्वेशन जो होती है बच्चों, अकाउंटिंग इक्वेशन जो होती है वो क्या होती है, एक मैथमेटिकल इक्वेशन होती है। देखो गणित के रूप में ही आपने ये सारी बातें करी हैं, और ये सारी बातें आपने करी, इसमें डेबिट क्रेडिट दोनों बराबर, और डेबिट क्रेडिट की बातें जो है हम अगली क्लास में करेंगे, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। हाँ, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। इस पे बेस्ड हमने एक एग्जाम्पल लिखा और इस एग्जाम्पल को हमने यहाँ पे सॉल्व करा। अब एक बात का ध्यान रखना है, इसमें से कुछ ट्रांजेक्शन्स तो चलो ठीक हैं, अब कुछ ट्रांजेक्शन जैसे ये 4th वाली जो ट्रांजेक्शन है या जो 8th वाली ट्रांजेक्शन है, इसमें कई बार बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, उनको ये समझ में नहीं आता है कि भाई ये क्या क्या हो रहा है। देखो मैंने इसमें मैंने आपको 2 मिनट बल्कि लगभग 5 मिनट मैंने आपको इसको समझाने में लगाया। मैंने इसमें कोई जल्दबाजी या कोई हड़बड़ाहट नहीं करी। अगर मैं जल्दबाजी हड़बड़ाहट करता तो फिर मेरा भी गलत हो जाता। तो पहले आपको सोचना है कि भाई 12,000 रुपये का सामान था, 20 में बेच दिया तो 8,000 का प्रॉफिट हो गया। तो जो प्रॉफिट है वो कैपिटल में ऐड होगा। प्रॉफिट लॉस हमेशा कैपिटल में ही ऐड या लेस होगा, ठीक है। अब 20,000 का सामान आपने 10,000 रुपये पा लिए तो 10,000 रिसीव कर लिए तो कैश बढ़ गया, 10,000 नहीं मिले तो उतने से डेटर बढ़ गया, है ना। लेकिन 12,000 का सामान बेचा तो 12,000 का आपका स्टॉक कम भी हो गया। समझ आ रही बात। तो इसमें कोई, अब देखो इसमें 4 जगहों पे इसका इम्प्लीकेशन आया, 4 जगहों पे। अभी आपने एक और सवाल करा था, ये वाला 4th वाला पॉइंट, उसमें 3 जगहों पे उसका असर आया। तो आप ऐसे याद नहीं रख सकते कि इसका असर 4 जगह आएगा, इसका असर 3 जगह आएगा, या इसका असर 2 जगह आएगा, ये सब बातें नहीं। आपको उसको थोड़ा समझ के चलना है कि क्या हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो आज हमने अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करी है। अभी हम इसमें एक क्लास और करेंगे, एक वीडियो भी हम इसमें और बनाएंगे अकाउंटिंग इक्वेशन का, तब जाकर के आपका ये जो है पूरा कंप्लीट होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बातें समझ आई होंगी। आप इसको अच्छे से देखें वीडियो को, इसके अब आप इसको जो है आराम से, वीडियो को आप आराम से चला करके आप इसको आराम से कॉपी करें।
ठीक है ना। तो ठीक है बच्चों, सभी बच्चों को टाटा बाय बाय, सी यू।